बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। नाज़रीन, सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने के मामले पर मुशावरत हतमी मरहले में दाखिल हो गई है। इमरान खान की रिहाइशगाह ज़मान पार्क लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बनी है। पार्लिमानी पार्टी से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और इलेक्शन की तैयारियाँ शुरू करने की हिदायत भी की जा रही है। आज से इमरान खान ने डिवीजनल सतह पर अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात का भी फैसला किया है और वो हर डिवीजन के MPA से मुशावरत करेंगे। लेकिन असम्बलियाँ तोड़ने के मामले पर वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जानिब से इमरान खान को मशवरों का सिलसिला भी जारी है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर परवेज़ इलाही का एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने कई अहम मामलात पर खुलकर बात की है। उन्होंने इमरान खान को पंजाब असम्बली तोड़ने के लिए मार्च तक इंतजार करने का मशवरा दिया है और कहा है कि 4 माह में कुछ नहीं होगा, ये मुज़ाकरात और बातचीत के लिए बेहतरीन मौका है। इस दौरान इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन कमीशन पर बात होनी चाहिए। इंतखाबात अक्टूबर से पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं, जिसका तहरीक इंसाफ और पंजाब को फ़ायदा होगा। लेकिन इमरान खान रवा माह असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं और अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटे हैं। सवाल ये है कि पंजाब असम्बली तोड़ने के मामले पर क्या इमरान खान वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के मशवरे पर अमल करेंगे या नहीं, ये हमारा सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। आज मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास सना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि सूबाई असम्बलियाँ तोड़ने के मामले पर इमरान खान की जानिब से मुशावरत का अमल तेज़ी से जारी है और वो इसी माह असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में जिक्र भी किया वज़ीर आला पंजाब के हवाले से, वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने उन्हें मार्च तक इंतजार करने का मशवरा दे दिया है। आप समझते हैं कि क्या इमरान खान परवेज़ इलाही के मशवरे पर अमल करेंगे? आपने कहा कि मैंने इंट्रो में कहा है कि मार्च तक, और आपके एंड पे जो चौधरी परवेज़ इलाही का आपका फिक्रा था वो ये था कि अक्टूबर में भी इलेक्शन हो सकते हैं और उसके बाद भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर सारा पैगाम मौजूद है। जिस दिन उन्होंने कहा था कि हमने इस्तीफ़ा देने का फैसला किया, मैंने तब भी कहा था ये बिल्कुल भी नहीं होने का, और आज भी उसी बात पे कायम हूँ। हाँ, अभी रात को कोई बाजवा आ जाए, बजाय परवेज़ इलाही या मुनस इलाही के पास इमरान खान के पास आ जाए तो फिर फैसला हो सकता है टूटने का, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई नहीं बाजवा रहा। फिर अब ये जो मशवरा देने जा रहे हैं तो कुछ अरसे बाद बाजवा का क्या फायदा बात करने का? बाजवा को क्लियर तो कर दें। अच्छा सर, पाबंदी है? नहीं पाबंदी है, बहुत गहरी बात की आप, ऐसा नहीं हो सकता नाम लेने का। नहीं, मैं साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बात कर रहा हूँ। ठीक, आपको बड़ा क्लियर है, आपने नाम सुनना था, मैंने सुना दिया, क्योंकि इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने उनकी बैशिंग शुरू की हुई है। और जब ये अरे भाई, आपको पता लगेगा, ये आपकी डिक्टेशन नहीं चल सकती। आप लेबर काउंसिल के लेवल की बात किया करें। अरे भाई वो आप कहिएगा ना, अरे भाई वो आप कहिए, भाई बाजवा ख्वाब में आएगा और बुरे ख्वाब की तरह आएगा, क्योंकि वो कहते हैं ना वो कौन था, जब हम कहते थे अब वो कहते हैं वो बाजवा था, वो फलाना था, ढिमकाना था। अच्छा, अब आप आ जाए इस तरफ जी। होगा ये कि फिर ये कहेंगे ये जो डिवीजन लेवल का मशवरा है, मुझे मशवरे भी अच्छे नहीं मिले। अरे भाई, आपने मशवरा किया ही नहीं होता, आप तो कुछ और कर रहे होते हैं और फिर आप दाव लगाते हैं। आपकी पहले हर पुट्ठी भी सिद्धि हो रही थी। वो जो कहते हैं ना हुण वो गल्लां नहीं रही तो हुण अदालतां भी हो नहीं रही। इलेक्शन कमीशन ने 12 दिसंबर को नोटिस कर दिया है कि आप पार्टी के अहलियत के काबिल नहीं, जो आपने बोया आप वो काटने जा रहे हैं। आपने जो झूठ बोला, आपने उसके बाद उसको कहा कि मैं उस वक्त गलत कह रहा था, मुझे एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। आपको समझ आ गई कि जो काम इन्होंने जिंदगी में किया वो सोशल मीडिया पे थोड़ा मजाक चल रहा है। जो फैसला करते हैं कहते हैं मैंने गलती की। भाई आपने सीधा काम किया कौन सा? या तो आप परवेज़ इलाही साहब की शागिर्दी इख्तियार कर लें, चेयरमैन रहे, सदारत दे दें पार्टी की उनको, चौधरी परवेज़ इलाही को। मैं समझता हूं पार्टी के लिए फैसले इनके शायद अच्छे हो जाएं, शायद, क्योंकि इन्होंने जब चेयरमैनशिप दिखानी है तो फैसले परवेज़ इलाही भी नहीं कर सकेगा। वो इनको समझा रहे हैं कि आपके पल्ले कुछ नहीं है, दाने आपके गए हैं मुख। वो मार्च तक गए, वो अक्टूबर तक गए, वो सीधी सीधी सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं, इनको समझा रहे हैं। आज पैगाम रसानी किस पे आ गई है? फवाद चौधरी पे। वो चौधरी परवेज़ इलाही से मिलते हैं, वो इमरान खान से मिलते हैं। वो भाई परसों परवेज़ इलाही साहब आपसे मिले थे, फिर मिले, फिर वो दोबारा इस्लामाबाद आए, वो यहाँ मिल के चले गए, इंटरव्यूज शुरू हैं। कहानी सबको समझ आ रही है, लेकिन ये कहानी हमारी सियासत की घर घर की है। ये जो चाह रहे हैं ना इलेक्शन जल्दी करा लें, निगरान जब हुकूमत आएगी वो कोई इक्तिसादी फैसला नहीं करेगी तो इख्तियार वहां जाएगा जहां से ये कहते हैं मुझे तो इख्तियार रहने नहीं दिया किसी को। निगरान में तो होता ही नहीं किसी का इख्तियार, फिर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार होगा, फिर निगरान में घूमते बनाएंगे। अल्लाह के बंदो, तय कर लो, पॉलिटिकली जाओ, असेंबली में बैठो और जो अच्छा काम करना है करके इलेक्शन
करा लो जब टाइम कराना है, ये मुल्क भी चल जाएगा, आपकी सियासत भी चल जाएगी, आप पॉपुलर रहेंगे, आप जीत भी जाएंगे। इस तरह आप अपने आप को खत्म करने जा रहे हैं। जी बिरगेज़ साहब, आपको लगता है इमरान खान वज़ीर आला पंजाब का मशवरा मानेंगे? फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि इदारों से तलखियाँ कम करना चाहते हैं। अब जाहिर है इमरान खान के लिए मुश्किलात हैं। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया है, आपको लगता है कि इस सारी सिचुएशन में, जिस तरह आमिर साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की बातों को संजीदा लेंगे, उनकी बात पर अमल करेंगे? देखें दुआ, मेरे जो अंदाज़ा है कि एक तो पहली बात ये है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। अब आज आपने देखा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मंगला में वो उसके लिए एक तोसी मंसूबा था अल्टरनेटिव एनर्जी का, और दूसरा भी उसको डीसिल्टिंग करने का ग्रांट भी आई है। देखिए ये चीज़ें उस वक्त ज़्यादा अहमियत होती है जब गवर्नमेंट स्टेबल होती है। ये मेरे ख्याल में पीटीआई को भी पता है, पीटीआई ने अंदर जो इनकी डिस्कशन चल रही है वो यही है कि मार्च में शायद असेंबली डिसॉल्व हो और जाके एक आध महीना पहले बजट से ये इलेक्शन हो जाएं। दिस इज अजम्पशन बट इट इज़ नॉट सर्टन। यही आपको जो है फजल लाइन, ये परवेज इलाही ने भी बात की है। बात यह है कि बिल्कुल 4 महीने आपको कहाँ से याद किया सर? परवेज इलाही सर, नॉट परवेज इलाही सर। तो क्योंकि उनकी भी तारीख है, क्या करो, तारीख तो बहुत सख्त है, बिल्कुल कोई शक नहीं है इसमें। तो उसके बाद बात यह कि ये देखना है कि 4 महीने बिल्कुल चाहिए। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि इस वक्त इलेक्शन करना मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अगर ये दिसंबर में असम्बलियाँ टूट जाती हैं, ये मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ हुकूमत को, अगर इमरान खान काफ़ी हद तक अभी एक बैकफुट वो काफ़ी रिट्रीट कर गए हैं, तो उनको थोड़ी सी स्पेस इतनी दें कि हुकूमत एक तो ना उनका मस्खर उठाए ना मजाक उड़ाए, सीरियस तरीके से एक उनको कॉल दें कि हम अब चलें आए जी बैठते हैं। 4 महीने ज़रूर चाहिए। अगर डिस्कस भी कर लें कि मार्च अप्रैल में या जब भी इलेक्शन कराने हैं, आज बैठ के इसको डिस्कस ये करें कि आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म कुछ करनी है या नहीं करनी है, इलेक्शन कमीशन का क्या प्रॉब्लम है, कोई और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का है, ये आपका कोई जो भी डिस्कस करना है ना वो आप इस मौके पे करें ताकि एक प्रॉपर पॉजिटिव माहौल बने इलेक्शन करने का। अवाम में अनसर्टनिटी ख़त्म हो जाए कि चलनी सोन टाइम पर इलेक्शन होंगे, ताकि दूसरे ममालिक को इंटरनल हर जगह पर ये हालात ठीक होने चाहिए। इसके लिए इमरान खान, मेरे ख्याल में चौधरी फवाद ने भी ये कहा था कि फरवरी मार्च में भी अगर असेंबली टूटती है कि वी एग्री, तो यही आज परवेज इलाही ने बात की है। अगर म्यूचुअल रजामंदी से अक्टूबर से बाद भी जाते हैं, देयर इज नो इशू, एज लॉन्ग एज आप माहौल ठीक करें, पॉलिटिकल सर्टेनिटी लेकर आएँ, स्टेबिलिटी लेकर आएँ, ताकि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन वाकई डाउन हो रही है। तो इसको करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये देखने की बात है। और इसमें इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान ने जो आज एक और निकाल दिए जी, उनको नाइल करने की बात करें, ये सारी चीज़ें आपको फिर वही बात कंडीशन में ले जाती है, हालात ख़राब होते हैं। तो माहौल को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, आप समझ रहे हैं कि हालात को ठीक करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है और इलेक्शन कमीशन की। आया सब अब परवेज़ इलाही साहब ने यह भी मशवरा दिया है कि इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन इस्लाहात पर भी बात होनी चाहिए, उस पर आप बात कर लें और मार्च तक ले जाएं, उसके बाद भी हो सकता है। आपको लगता है कि इमरान, क्योंकि वो रवा माह में ही असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का ऐलान कर चुके हैं, तो आपको लगता है इमरान खान साहब परवेज़ इलाही साहब का मशवरा मानेंगे? अच्छा, ये समझने की चीज़ है कि ये जो बात कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब, ये सिर्फ परवेज़ इलाही साहब बात नहीं कर रहे हैं, ये पीटीआई के अंदर भी यही बात हो रही है। परवेज़ खटक साहब से आप बात कर लें, मतलब वो शायद ऑन रिकॉर्ड ये बात ना करें, ऑफ द रिकॉर्ड वो भी यही बात करते हैं। बेशुमार एमपीएस ये चाहते हैं कि ये दोनों गवर्नमेंट्स अपना मुद्दत पूरी करें। फिर परवेज़ इलाही साहब ने कुछ मंसूबे भी शुरू किए हुए हैं, ज़ाहिर है उनकी ये भी ख्वाहिश है कि वो मंसूबे भी कंप्लीट हो जाएं और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं तो यकीनन फ़ायदा होगा। इमरान खान साहब तो ज़ाहिर एक जज्बाती फैसला कर गुजरते हैं ना, और उसके बाद कोशिश करते हैं कि उस पर कायम रहें, लेकिन ये मुसलसल लोग उन्हें ये बात जाके बता रहे हैं कि अभी इलेक्शन, फिर मुआशी हालात, वो बिल्कुल आमिर ठीक कह रहे थे, केयर टेकर गवर्नमेंट आके इसको नहीं संभाल सकती। अल्लाह ताला रहम करे हमारे मुल्क पे, और इसको इसहाक डार साहब को चूँकि वो बहुत बड़ा मुआशी जादूगर समझा जाता था, तो वो तो ज़ाहिर है जो हालत है मईशत की, उसमें जितना मर्जी बड़ा आप जादूगर ले आए वो कुछ नहीं कर पाता। जब मईशतें कर्ज उतारने के लिए कर्ज लिए जा रहे हों तो फिर हालात यही रहते हैं। हम बहुत इमरान खान की गवर्नमेंट पे हमने बहुत तबर्रा किया जब महंगाई हो रही थी बहुत ज़्यादा,
दिलचस्प बात यह कि अब महंगाई की उस तरह से बात नहीं होती। मुझे लगता है कि महंगाई खत्म हो गई है, लेकिन हम करेंगे अगले पार्ट में। मुझे लगता है या तो महंगाई खत्म हो गई या हम आदी हो गए उस महंगाई की, हमें लगता नहीं है, मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, हमारी सिचुएशन को उस तरह की लग रही। दूसरा, जब परवेज इलाही 4 महीने की बात करते हैं तो आप समझें कि वो क्यों करते हैं 4 महीने की। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब 4 महीने से पहले फिट नहीं हो सकते, वो अपने पाँव पे खड़े नहीं हो सकते, वो भाग दौड़ नहीं कर सकते 4 महीने से पहले, इसलिए कोई फायदा नहीं होगा हम अगर 4 महीने से पहले कोई इलेक्शन के उसमें चले जाते हैं। मुझे लगता है यार साहब, परवेज इलाही साहब उनको एक रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं कि यार यही कह के चुप कर दो। ये राना साहब देखें ना, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ख्याल होता है। आपको लगता है कि इमरान खान खत्म हो गया है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि उसकी पॉपुलैरिटी आज भी वैसी ही है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा वो जीत भी सकता है। जब आप ये कह भी रहे थे ना कि वो दाने मुक गए इमरान खान के, वो तो जाहिर है उसका मतलब यही होता है ना कि अब पल्ले तो कुछ नहीं रहा ना इमरान खान के। मैंने कहा वो गल्ला नहीं रहियां, ना वो अदालता रहियां। वो जाहिर है वो आप कमर की बात भी कर रहे थे, वो तो जाहिर आता ही रात को है, कमर दिन के वक्त मुश्किल ही। चांद तो आता ही रात को है और निकल जाता है फिर, इसलिए ये तो गरूब हो गया, अब 14वीं का चांद नहीं रहा। जी जी, अब ये है कि या तो कोई ये इतना बड़ा कारनामा कर जाए ये गवर्नमेंट अगले 6-8 महीने में कि उसके बाद पूरी कौम इनके पीछे आ जाएगी, वाह 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 क्या आपने कमाल अब कर दिया। इनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ एक बाकी बची है, क्या? वो मेरे कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कि कायद में रहेगा तो सब नू बर्बाद कर देगा। अब उससे हट के कुछ नहीं है इनके पल्ले, सच्ची बात है। हर मतलब ऑपोजिशन भी परेशान है इस वक्त, वो 13 जमाती इत्तेहाद भी परेशान है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। हम तो खैर परेशान रहे नहीं ना, सही बात, अब आदी हो गए हैं। बिल्कुल जी फैसल साहब, ये बात तो हम आगे भी चलकर करेंगे, जाहिर है यार साहब की बात दुरुस्त है। अब हम आदी हो गए हैं, हमें हालात बुरे नहीं लगते, हमें महंगाई उस तरह से तंग नहीं करती। लेकिन सवाल की तरफ आएंगे, आपको लगता है कि अब क्या सिचुएशन बनेगी? इमरान खान साहब ने रवा में असम्बलियाँ तोड़ने का कहा है, ज़ाहिर है परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब उनको मशवरा दे रहे हैं कि ना करें अभी ऐसा, तो कहाँ किस तरफ जा सकते हैं हालात? जी इलियास साहब, आपसे यही सवाल, को टेक्निकल इशू आ गया, फैसल साहब के पास में बात आई नहीं लिखी हुई तहरीर व्हाट्सएप पे। देखिए ये जो सूरत हाल है इसमें, वो अर्ली इलेक्शन के लिए इमरान खान साहब का तो है, इमरान खान साहब खुद भी इसको सोच समझ के चल रहे हैं। अब आगे ये पढ़ रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ, लेकिन उसके बाद देख लें आप, वो आगे हैं कि डिस्ट्रिक्ट के तमाम जो भी डिवीजन लेवल पर तमाम करेंगे। तो ये जाहिर है दिसंबर का महीना वैसे ही गुजर जाएगा, दिसंबर के महीने के बाद देखें क्या सूरत हाल है। चौधरी साहब ने भी अपना सुना दिया कि उनको पैगाम दे दिया कि जनाब 4 महीने गुजारें। ज़ाहिर है इसको वो टाल मटोल करेंगे। ज़ाहिर है इनकी गवर्नमेंट में जो भी कर रहे हैं, केपी और पंजाब दोनों मिला के 66% अगर बनता है, तो इसके अगर दोनों सूबों को मिला के अगर करते हैं तो यहाँ इनको कुछ काम करके दिखाना पड़ेगा लोगों के आवाम में वोट लेने के लिए। ये नहीं है कि एक हवा बंदी हुई है जी सुनने में आ रहा है। असल जो रियलिटी है वो इलेक्शन में जाके पता चलता है कि इलेक्शन में जाके आवाम की डिमांडें पूरी हुई। आवाम तो वैसे सताए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको सबको पता है महंगाई की वजह से आवाम के तो बुरे हाल हुए हैं। अब तो वो बोलते नहीं है क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, बिजली के बिल वैसे थोड़े कम हुए हैं, लेकिन वो उस पर भी नाखुश हैं। तो ये जो तमाम सूरत हाल है इसमें देखें आपस में इनके अब गवर्नमेंट के साथ भी मुज़ाकरात खुल गए हैं रास्ता, तो वो जाहिर है वो उस मुज़ाकरात का जो एक रास्ता खुला, अगरचे वो खुला एक दूसरे पर तलखी के साथ कि एक दूसरे को धमकियाँ देके, तो ये कुछ दिनों तक अगर ये चाहें तो बैठ के आपस में मुज़ाकरात कर सकते हैं। इसमें वो देख लें मार्च तक अगर लेके जाना चाहते हैं या अक्टूबर के बाद इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो इस टाइम देख ये सूरत हाल ये है कि गवर्नमेंट के पास पैसे भी तो नहीं ना कि इलेक्शन करवा दे एकदम इतने साथ। माशी सूरत हाल भी ये देख लें कि बुरी है। तो इस तमाम सूरत हाल को देख के इनको फैसला करना पड़ेगा, या फिर ये सब किसी इंतज़ार में कि पहले की तरह कोई आए, कोई इनके आके मीडिएशन करे और इनके मामला चलाए आगे, तो वो अब वो सूरत हाल देखने में नहीं आ रही इनको सबको। सही है, तो वो इसके लिए अब तब्दीली होगी। जाहिर है अब जरदारी साहब भी आ रहे हैं लाहौर में, तो भी मियां नवाज शरीफ साहब को लाने का जो प्लान था वो उधर का उधर रह गया है।
सही है, हो सकता है वो भी आ जाए। कोई इसमें लेकिन अगले दिनों में, आइंदा दिनों में गवर्नमेंट खामोश नहीं बैठी, गवर्नमेंट भी बैठ के अपनी प्लानिंग वगैरह कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी। फवाद चौधरी साहब, ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। फैसल साहब, फवाद चौधरी साहब ये भी कह रहे हैं कि अभी आप बहुत जल्दी देखेंगे आसिफ जरदारी और इसहाक डार मुल्क से फरार हो जाएंगे। ये अब सियासी हालात किस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? अगर हम बात करें, इमरान खान साहब ने जो असम्बलियाँ डिसॉल्व करने, इसी महीने में उन्होंने ये कहा कि असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी। आपको क्या लगता है सिचुएशन किस तरफ जा सकती है? परवेज इलाही साहब के मशवरे को उन्होंने साल भी बताया दिसंबर का जी, इसी महीने। फरार क्यों होंगे? अभी तो लाठी चली गई है। दिसंबर राजा परवेज अशरफ ने भी क्यों जी 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 फैसल साहब, ये क्यों फरार होंगे? लॉटरी खुली हुई है अभी तो, सर पैर सब कुछ कड़ाई के अंदर है, मजे लगे पड़े, फरार होने की जरूरत क्या है? इतने अच्छी सूरत हाल है तो इसमें फरार क्यों होंगे? इसमें तो जो बाहर है उसको भी आ जाना चाहिए। इस वक्त तो बहती गंगा है, सब हाथ धोए। लेकिन वो जहाँ तक ये जो इमरान खान साहब के मशवरे वाली बात है और मशावरत अमल, क्या का मशवरा कर रहे हैं इन्होंने? तो पंजाब के वज़ीर आला ने तो सब मशवरों पे जो है पानी फेर दिया। अब कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब का एक बयान आएगा कि मुझे पंजाब का जो है वज़ीर आला जो है वो अच्छा नहीं मिला। जैसे वो कहते थे या मुझे पंजाब का वज़ीर आला बनाना जो है मेरी गलती थी। जैसे वो कहते थे कि बाजवा साहब को एक्सटेंशन देना मेरी गलती थी, काजी फायज ईसा को जो है वो उनके खिलाफ रेफरेंस भेजना मेरी गलती थी, MQM को इसका वजीर कानून बनाना मेरी गलती थी, उसने मुझे गुमराह किया। ये भी कहते हैं ये उनकी नेचर में है, वो एतबार जल्दी करते हैं, इसलिए उन्होंने उन पर एतबार किया, इसलिए ये मामलात इस तरह हुए। हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनको बनाया वो मेरी गलती थी, तो कुछ दिनों के बाद वही कहेंगे कि वो इनको वज़ीर आला जो बनाया वो भी मेरी गलती थी। गलती इमरान खान साहब से नहीं हुई, गलती उन लोगों से हो गई जिन्होंने इमरान खान साहब का चुनाव किया था। गलती उन लोगों से हो गई जिन्होंने इमरान खान साहब पे इन्वेस्टमेंट की थी। गलती उन नौजवानों से हो गई जो इमरान खान की इसकी शक्ल में जो है वो तब्दीली का जो है वो ख्वाब देख रहे थे। गलती उन लोगों से हो गई जिन लोगों ने सोचा था कि इमरान खान जो है इस मुल्क से जो है खानदानी निजाम का खात्मा कर देंगे और जो यहाँ खानदानों की इजारादारी। ब्रिगेडियर साहब के चेहरे पे गुस्सा आ रहा है, एहतियात से यार। वो गलती तो उन लोगों से हो गई, नहीं तो ब्रिगेडियर साहब खुद ही समझते हैं गलती ब्रिगेडियर साहब से हो गई, इसमें क्या मसला है? आइंदा ब्रिगेडियर साहब भी कुछ दिनों बाद कहेंगे गलती हो गई, तो वो तो सबसे हो गई ना, तो गलती तो उन लोगों से हो गई। इन्होंने मजाक बनाया। देखे बात सुने, मैं एक आम आदमी हूँ ना, मुझसे कोई गलती हो जाए ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे गलती हो जाए कुछ नहीं फर्क पड़ता। हमारे आमिर साहब है ना, गलतियों का एक मुजस्मा है पूरा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मम्बा कोई फर्क नहीं पड़ता, फारिग आदमी। मुजस्मा गैर इस्लामी लफ्ज है, समझ जाएं। हाँ चले, गैर इस्लामी अल्फाज का चुनाव मत कीजिए आप, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, मतलब लेबर कौंसिल की गुफ्तगू में भी लफ्जों का चुनाव ठीक होना चाहिए। सुन ले यार, ठीक फैसल साहब, फैसल साहब, अरे सुन ले। जी सुन रहे हो ना भैया, आप मम्बा कहें तो ठीक है, मुजस्मा कहेंगे तो ठीक नहीं हूँ। अच्छा, गलतियों का मम्बा है आमिर साहब ना, सही है, खानदानी गुलाम है, दौलत शाह है, बस। लेकिन बात हुई ना, जब कोई लीडर कहता है ना जातियात में उतरते फौरन, तो उसकी कीमत जो है ना पूरी मुल्क अदा करता है, उसकी कीमत जो है पूरी नस्लें अदा करती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि लीडर बोले कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, आप इनके 4.25 साल का सारे इक़दाम उठा ले, ये अपने हर फैसले पे कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई। कुछ खुदा का खौफ करे यार। ये सिर्फ नवाज शरीफ की गलती है, ना वो बाजवा साहब को लाते, ना इमरान खान वजीर आजम बनता है, ये सारी नवाज शरीफ की गलतियां, ये कहें तो नस्लों ने अदा की ना कीमत। आप बिला वजह की बात आमिर साहब कर रहे हैं, लेकिन ये अच्छा हुआ आपने अभी बाजवा साहब बोला, पहले आपने बाजवा साहब नहीं बोला था। आइंदा जब भी बाजवा साहब का नाम है बाजवा साहब बोले, वो आपके दोस्त नहीं है, वो बाजवा जो आप करते हैं बाजवा साहब बोला। जी जी फैसल साहब, अभी आपको पता चलेगा, कर ले मिन्नत तरला, ऐसा ही कर लें। मिन्नत नहीं कर रहे यार, मैं इखलाकियात की बात कर रहा हूँ। मिन्नत काय की मिन्नत? इखलाकियात कोई चीज होती है। अच्छा, इखलाकियात और आपसे सीखे हम, ये लीडर। अच्छा, इखलाकियात हम आपसे सीखें। जी जी फैसल साहब, अच्छा, आप कह रहे हैं आपके पल्ले कुछ नहीं है, क्या सीखेंगे? गलती करता है जी, लीडर जब गलती करता है उसकी कीमतें नस्लें अदा करती हैं, मुल्क अदा करता है, रियासत अदा करती है, शेर पढ़ो नस्लों वाला। ये आपकी गलतियों से पाकिस्तान में एक तबाही मच गई, आप कहते हैं मुझसे गलती हो गई, तो इस बात की क्या जमानत है कि जब दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे हो सकता है बन जाए। जो आपकी फॉलोइंग है इसमें तो देखिए कोई दो राय नहीं है ना। ये एयाज साहब की बात ठीक है कि इमरान खान की फॉलोइंग कम नहीं हुई, इमरान खान की फॉलोइंग जो है वज़ीर आज़म से हटने के बाद उसमें इजाफा ही बढ़ा, कोई दो राय नहीं है।
लेकिन बात यह है कि आप दोबारा आके बोल देंगे वो तो मुझसे गलती होगा। अच्छा ये भी बोलते हैं रेयाम खान से मेरी शादी थी, इनकी गलतियों की फहरिस्त बनाए तो पूरी किताब लिख सकती है इनके ऊपर। यार नहीं इस तरह ना बातें करें यार, अब आप फिर जातियात पे चले गए। ठीक है जी, ठीक है फैसल, आपका पॉइंट आ गया। ब्रेक पे जाना है मुझे जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा, मुल्क बदतरीन मौशी बदहाली का शिकार है। हम सवाल ये रखेंगे हालात कैसे बेहतर होंगे, खुशहाली किस तरह से आएगी, राय लेंगे ब्रेक के बाद। तो फाइनेंसिंग गैप इतना ज़्यादा है और इतना बढ़ चुका है, 10 अरब डॉलर से ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो पहले पाकिस्तान में कभी इतना बड़ा फाइनेंसिंग गैप नहीं आया। और बाकायदा डिफॉल्ट का रिस्क इसी को कहा जाता है। जिस रेट पे गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, स्टेट बैंक अनाउंस कर रही है कि ये आपके मुल्क में डॉलर और रुपए का रेट है, उस पे ओपन मार्केट में और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर दस्तयाब नहीं है, तो ये भी बदकिस्मती से एक किस्म का दिवालियापन और डिफॉल्ट है। और ये रिकॉर्ड भी पहली मर्तबा कायम हुआ है इसाक डार साहब की सरबराही में। तो मार्केट्स का कॉन्फिडेंस जिस तरह मिफ्ता इस्माइल साहब के ऊपर, वजीर खजाना साहब के ऊपर उठ चुका था, तो इसाक डार साहब का तो पहले ही फुकदान था, लेकिन अब मुकम्मल तौर पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि इसाक डार साहब भी नाकाम हो चुके हैं और एक गैर संजीदा तरीके से मईशत को चलाया जा रहा है। मुकद्दम अब हमें तस्लीम कर लेना चाहिए अवाम की राय को, क्योंकि अब ये मईशत जो है ना, ये जोर ज़बरदस्ती और डंडे के जोर पे चलने वाली नहीं है। नाज़रीन, मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम बदहाल मईशत के लिए जहर कातिल बन गया। मौशी हालात बद से बदतर हो रहे हैं। महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने वाले हुकूमती इत्तेहाद को इक़्तिदार में आए 8 माह गुजर चुके, कोई मौशी प्लान सामने नहीं आया और ना ही अभी तक कोई रोड मैप सामने आ सका। इन 8 माह में मईशत में बेहतरी तो क्या आनी थी, मुल्क पर दिवालिया होने के खतरात भी मंडला रहे हैं। नून लीग के मौजूदा और तजुर्बाकार वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल मिलकर मौशी बेहतरी के लिए कोई रोड मैप और लाए अमल बनाने की बजाय आपस में लड़ रहे हैं और मौशी बदहाली का मलबा एक दूसरे पर डालने की कोशिश हो रही है। मईशत की बिगड़ी सूरत हाल से तहरीक इंसाफ भरपूर फ़ायदा उठा रही है, शदीद तशवीश का भी इजहार कर रही है और मौशी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर हुकूमत के खात्मे और जनरल इलेक्शन का भी मुतालबा कर रही है। इसी मुताबिक से हमारा सवाल होगा, बगीर साहब मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि हुक्मरान इत्तेहाद के 8 माह में बदतरीन मौशी बहरान देखने में नज़र आया, अब जो सूरत हाल है आपके सामने है, नून लीग के वज़राए ख़जाना आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मौशी प्लानिंग और रोड मैप सामने नहीं आ सका। अब इस सारी सिचुएशन में हालात किस तरह से बेहतर होंगे अगर हम मौशी बहरान की बात कर रहे हैं? तो दुआ यही मैं बात हमेशा करता हूँ कि जाहिर है कि गवर्नमेंट ने डिलीवर नहीं किया और दैट इज़ द रीज़न कि वो इलेक्शन कराना भी नहीं चाहते और वो बातचीत भी नहीं करना चाहते, क्योंकि जब बातचीत होगी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ जाता है। और जिस तरीके से एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेजेंट फाइनेंस का आपस में ब्लेम कर रहे हैं, इससे ये अंदाज़ा ज़रूर होता है कि हमारे मुआशरात बहुत ख़राब हैं और ये आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। बात ये है कि अगर मिफ्ता इस्माइल काम ठीक नहीं कर रहे थे और अगर आपने आगे कोई प्रोग्रेस नहीं की तो फिर उनको करने देते, कम एक पे ब्लेम तो जाता। ये उसी तरह बात है जैसे पीटीआई को इल्ज़ाम लगाएगी कि हुकूमत ठीक नहीं चला रही है और हमने आगे का इकॉनमी ठीक करेंगे, तो वो भी नहीं ठीक कर सकते हैं। इस वक्त सबसे मुल्क की अहम जिम्मेदारी जो है ना वो ये है कि आप इसमें सियासी इस्तेकाम लेकर आए और सियासी इस्तेकाम लाने के लिए आपको हर हालत में बैठना है। अगर आप यही करेंगे, इमरान खान कुछ करेंगे, आप उनको फिर तंज करेंगे, फिर उनको आप रिटर्न करेंगे, कभी इलेक्शन कमीशन लेटर आएंगे, तो इससे आपकी अनसर्टनिटी मुल्क में सियासत जो है वो फैलती है और ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अवाम को यकीन होना चाहिए कि शायद अब 2 पार्टियां बैठी हैं, कोई फैसला होगा, पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, सियासी इस्तेकाम आएगा, मुआशी इस्तेकाम आएगा। डॉलर गायब हो गया मुल्क से, ये सबसे बड़ी इंडिकेशन होती है। उसके साथ क्रेडिट लिमिट आपके साथ देख लें, 7 बिलियन से कम आपके डॉलर रह गए हैं। हुकूमत इसमें मुल्क के लिए सोचे। मैं बार बार कह रहा हूँ हालात बहुत ख़राब हैं, मिल के बैठें, मिल के कोई फैसला निकालें और कुछ सियासी इस्तेकाम लेकर से जी ऐसा मिलकर बैठें, मिलकर फैसला करें और सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मौशी इस्तेहकाम तभी आ सकता है, जिस तरह बरगी साहब भी कह रहे हैं। आप अभी जब हम पहले सवाल में बात कर रहे थे, आप मौशी जादूगर कह रहे थे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को, अब वो भी नाकाम हो गए। अब किस तरह से मौशी बहरान का कोई रोड मैप आप समझते हैं अभी है? हालात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? कोई बेहतरी की सिचुएशन पैदा हो सकती है? ब्रिगेड साहब तो जो कह रहे हैं तो इनकार ही समझो, फिर कोई चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं चांसेस। हाल यही है, हाल यही है। ये जो मुआशी जादूगर है ना इसहाक डार साहब, आप यकीन करें इनके पॉलिसीज़ की वजह से ये मईशत का बड़ा गर्क होना शुरू हुआ था। अब ज़रा तहम्मुल से मेरी बात सुनिएगा। डॉलर को मसनूई तौर पर रोका,
कितने डॉलर आपने झोंक दिए। फिर PMLN को जब ये महसूस हो गया कि अब शायद वो इलेक्शन नहीं जीत सकते, आखिरी बजट तबाही और बर्बादी वाला देगा, हम बड़े खुश हुए थे उस वक्त, हमारा टैक्स ना होने के बराबर रह गया था सैलरीड क्लास का। उसके बाद इमरान खान साहब का जब पता चला कि मेरी हुकूमत जा रही है तो उन्होंने सवा सत्यानाश कर दिया। पेट्रोल पे वो सब्सिडी दे दी, बिजली पे ऐलान कर दिया, आपने उसको IMF को भी नाराज़ कर दिया। आपको याद होगा जब मिफ्ता इस्माइल जा रहे थे अमेरिका तो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि बस मैं जाऊंगा और यूं मुआहदा करके आ जाऊंगा। अब फिर वही बात फंसी हुई है, क्योंकि आपने अपने हाथों से इस मईशत का बेड़ागर किया हुआ है। हमारे मुल्क के बड़े मसाइल हैं ये, अब आप मांगे तांगे से ही चलेगा मामला कि कोई तरस आ जाए किसी बड़ी ताकत को, चाइना को, कि जी वो कहें जी ये लें जी 6 अरब 8 अरब डॉलर ले लें आप और बस ये आपके हुए, आप इनको बेफिक्र होकर खर्च करें। अदरवाइज़ मुझे कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। इमरान खान साहब इलेक्शन जल्दी मांग रहे हैं, लेकिन यकीन करें कोई मुआशी प्लान नहीं है इमरान खान साहब। तनकीद बड़ी अच्छी की आज हमाद अजहर साहब ने, जाहिर है वो सब करती है ऑपोजिशन, और इससे ज़्यादा इनके पल्ले कुछ नहीं है। मईशत थोड़ी सी स्टेबल हो रही थी जब कोविड में पॉलिसीज़ इमरान की बेहतरीन रही है उनकी गवर्नमेंट की, लेकिन जब आपने वो थोड़ा सा उससे पहले नवाज शरीफ साहब की जब मईशत ठीक जा रही थी आपकी कि वो बेड़ागर कर दिया आपने उस वक्त भी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मुआशी इस्तेकाम की बात करते हैं ना ब्रिगेडियर साहब, ये मुआशी इस्तेकाम ऐसे ही है कि अब कोई इसमें मुदाखलत ना की जाए। ये वक्त पूरा करना चाह रहे हैं अपना, इनसे कहा जाए कि आप शौक से अपना टाइम पूरा करें, उसके बाद इलेक्शन कराएं। किसी प्रेशर में किसी को आने की ज़रूरत है ना किसी और को प्रेशर में लाने की ज़रूरत है। इमरान खान साहब चीखते चलाते रहें, खापड़ डालते रहें, लेकिन ये टेन्योर पूरा करें, उसके बाद देखें इनकी क्या कारकर्दगी है, उसके बाद आप फैसला कर लीजिएगा आपने वोट किसको डालना। जी आमिर साहब, सत्यानाश नून लीग करके गई, सवा सत्यानाश इमरान खान करके गए, लेकिन अब आम आदमी का भी बेचारे का बुरा ही हाल हो गया है। आपके ख्याल में कोई रोड मैप है इस बदतरीन मुआशी बहरान का जो शिकार है इस वक्त मुल्क, अब इस सूरत हाल में किस तरह से हालात बेहतर हो सकते हैं? वो अयाज खान साहब ने कहा ना कि ज़रा तहम्मुल से सुनिएगा, तो मैं ये मिर्चा चबाने वाले को वैसे कह देता हूँ कि पहले बोल ले या मैं बात कर लूँ ताकि इसको समझ आ जाए। ये तो डाटा प्रोसेसर है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो इशू ये है कि जो पॉलिटिकल बजट था बिल्कुल मिफ्ता इस्माइल ने दिया था आखिरी, और बिल्कुल अयाज साहब की बात से मुत्तफिक हूँ, लेकिन ये सिर्फ ये नहीं कि आखिर में इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। मईशत का बेड़ा गर्क करने का एतराफ़ वो मुसलसल हर साल करते आए। मैं IMF पे नहीं गया, मेरी बड़ी गलती थी, मुझे आते ही जाना चाहिए था। एक होता है AC अंडर ट्रेनिंग, ACUT कहते हैं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर अंडर ट्रेनिंग लगाया गया, जिसने कभी स्टैंडिंग कमेटी अटेंड नहीं की थी, जिसने कभी किसी संजीदा महफिल में संजीदा टॉक नहीं की। खिताब करना और बात है, उस शख्स ने सिर्फ खिताब का भाषण दिया। हर मीटिंग में तमाम अफसरों को पता होता था प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि एकदम झाड़ देगा, लिहाजा वो सुन के वापस आ जाते थे, अगली मीटिंग में फिर सुन के वापस आ जाते थे। हाँ भाई बैठ गए सारे, इस तरह करके बात की और आधा घंटा तकरीर की, 1 मिनट उस बंदे ने जिसने मीटिंग कंडक्ट करनी थी। ये सारों को पता था और आजम खान साहब इसमें मज़े लेते रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी होता है जिसको बीच में बोलना भी पड़ता है, और जिन लोगों ने मीटिंग रखवाई है उनको मौका दिया जाता है कि आप बात करें। नतीजा ये हुआ कि आप आखिर में 5वें वजीर खजाना के हाथों खेलते खिलवाड़ करते हुए मुल्क के साथ, और आप निकल लिए कि जी मैं अब तो हुकूमत में जा रहा हूं। और देखें ना, उनकी सच्चाई इतनी है कि वो बाद में कहते हैं कि मुझे तो जुलाई में पता चल गया था हुकूमत जाने का। मतलब उनके जो फैज याब थे वो तो नवंबर में गए ना, इनको पहले से फैज बाकायदा मिल चुका था कि मेरी जाने की तैयारियां हो रही हैं। ये सारी बातें अब वो चुके बारी बारी कर रहे हैं, और अभी वो बहुत कुछ कहेंगे जो हम अपने प्रोग्राम में हर तरह से कहते रहे। देखिए, हमें सबको कहा गया 100 दिन खामोश, 6 महीने बिल्कुल आप करें। हम और ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे बात करते थे, ब्रिगेडियर साहब ने भी 2 साल दिए 30 जून के, और हम गपशप करते रहते थे कि ये 1 दिन का प्रोसेस नहीं हुआ,
क्योंकि इस मुल्क के अंदर ये जो आज बहुत बड़े बने हुए ना हमाद अदर साहब, जिन्होंने एक तकरीर बड़ी लच्छेदार कर ली, इनको फुल वजीर बना दिया। यहाँ पे कैपेसिटी कैपेबिलिटी से ज्यादा ये था कि भाई इसने अपोजिशन के मुकाबले में, चूंकि मैं डर गया था शहबाज शरीफ और जरदारी साहब के शोर में, मैं पहली तकरीर नहीं कर सका, और इसने हमाद अदर ने, यंग बॉय ने फटाफट पूरा बजट पढ़ दिया, और नतीजतन आपने एक तरफ मुराद सईद को प्रमोट किया, एक तरफ इसको कर दिया। वो जो कहता था ना $100-200 मारेगी, एक उसके मुंह पे और एक उसके मुंह पे, वो सारे मुल्क के मुंह पे मार के चले गए। अब आप मुल्क को इस तरह ना ही कह सकते कि जी इन्होंने तजर्बाकारों ने बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने आपका मुल्क आज तक डिफॉल्ट से बचाया है, अपना पॉलिटिकल तमाम कैरियर तबाह करके। ना माने बिल्कुल और बात है, इन्होंने हुकूमत ली, जलील हो रहे हैं, होंगे, महंगाई के ऊपर भी आएगी, सवालात भी होंगे, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता कि आप सारी नाकामियों का इनको उठा दें कि आपका चलता हुआ मुल्क, जो अयाज साहब ने उस वक्त फिक्रा कहा, भाई आपने नवाज शरीफ का बेड़ा गर्क किया, मुल्क का साथ बेड़ा गर्क किया, क्योंकि आपकी दुश्मनी उसके साथ थी। अब तो हर चीज खुल के आ गई ना, कोई चीज छुपी नहीं हुई। वो जो शौकत अजीज सिद्दीकी मुसलसल कह रहे हैं कि मुझे कहा गया कि 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। आपने मुल्क पे पहले तजर्बा किया, मुल्क चलते हुए को नुकसान में पहुंचाया, और प्राइम मिनिस्टर अंडर ट्रेनिंग बिठाया। आज हम उसको भुगत रहे हैं। मैंने पहले सेगमेंट का एंड किया था इस बात पे कि बैठ जाएं, इस्लाहात कर लें, जो कुछ करना है, इलेक्शन में सबको फैज मिल जाएंगे, जो बोएंगे वो काट लेंगे, जो अच्छा होगा वो जीत जाएगा। फौज आपसे कह रही है अपना मसला हल करें, उनको बीच में बिठाने की बजाय डायरेक्ट हो जाएं एक दूसरे के साथ और फैसले कर लें। जी जी फैसल साहब, फिर ये तो मुश्किल नहीं लग रहा कि मुआशी इस्तेहकाम आए, क्योंकि बैठने की तो सिचुएशन नज़र नहीं आ रही कि ये बैठेंगे, सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेंगे। अब जाहिर है सियासी इस्तेहकाम ही जुड़ा है मईशत के साथ, मुआशी इस्तेहकाम के साथ। फैसल साहब, दुआ सच बोलना चाहिए कि जी, जी आवाज आ रही है आपको? दुआ जी जी बिल्कुल आ रही है। देखिए, सच बोलना चाहिए। जब हम मुस्लिम लीग से कहते हैं ना कि उसने इस मुल्क से महंगाई के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया, तो ये मुस्लिम लीग के साथ ज्यादती करते हैं, और इस हवाले से मीडिया जो है ना बहुत ज्यादती कर रहा है कि मुस्लिम लीग के हवाले से कहना उसने कुछ नहीं किया। तो भाई उन्होंने बहुत कुछ किया है, जो करने आए थे वो सारे काम कर लिए। अपने केसेस खत्म करवाने थे, नैब में आसानियां पैदा करनी थी, इलेक्शन को आसान करना था, सारे काम कर लिए। कैसे भागे भागे जो है, कल तक बीमार थे इसाक डार साहब फौरन आ गए, नवाज शरीफ साहब जो है वो पूरी गैर दुनिया का महंगा तरीन टूर करने के लिए इटली जो है रवाना हो गए। तो और क्या करते। इमरान खान साहब के बारे में तो बड़ी अभी आमिर साहब ने तकरीर की, वो अंडर ट्रेनिंग थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, वो तो खुद कहते थे मैं सीख रहा हूँ, लेकिन भाई ये तो 30 साल के तजुर्बेकार आए थे ना, इन 30 साल का तजुर्बा कहाँ गया? आप ये बताएं कि वो अंडर ट्रेनिंग में और इस 30 साल तजुर्बेकारों में क्या फर्क निकला? कोई फर्क नजर आया आपको? ये तजुर्बेकार तो अंडर ट्रेनिंग से ज्यादा जो है वो इस मुल्क के लिए जो है वो खतरनाक हुए। थोड़ी बहुत मईशत चल रही थी, उसका भी इन्होंने जो है वो बट्टा बिठा दिया। अच्छा, फिर कहते हैं कि हमने अपनी सियासत तबाह कर दी। अरे तुम्हारी सियासत जहन्नम में जाए, या पाकिस्तान तबाह हो गया, खाने को नहीं मिल रहा, तुम अपनी सियासत को रो रहे हो, हमारी सियासत तबाह हो गई, हमारी सियासत तबाह हो गई, हम तुम्हारे को ठेकेदार है? तो हमने तुम्हारी सियासत का ठेका लिया हुआ इस कौम ने, कि बड़े उससे बताते हैं इस कौम के ऊपर एहसान करके कि हमने इस मुल्क के लिए अपनी सियासत को तबाह कर दिया। तुम्हारी सियासत से हमने क्या करना है? तुमने यहाँ लोगों के मुंह से निवाला छीन लिया है, ऊपर से हम पे इस कौम पे एहसान रखते हैं कि हमने सियासत तबाह कर दी इस पाकिस्तान। तुम्हारी नाअहली की वजह से तो यहाँ लोगों के चलते हुए 10-10 नस्लों की कमाइयां खत्म हो गई हैं। और आपको शर्म भी नहीं आती इस हुकूमत को? एक वाहिद हुकूमत है जिसके पास कोई प्लान नहीं है, 30 साल से इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्लान था कि मुल्क से मईशत को कैसे निकालना है? जी इलियास साहब, मईशत जो है मुल्क की एक दिन में नहीं खराब हुई, इसको ख़राब करने में हर एक ने अपना किरदार अदा किया, अपनी नाअहलियों से जो गलत फैसले किए। जवाब मिल गया फैसल, तो अब वो एक ही फिक्र में अब वो इलियास साहब ने डाउन कर दिया हर चीज। अब वो जो सब लोगों ने किए फैसले, उसकी वजह से ना आज देख लें, खुद अपने मुंह से इतराफ़ करें जी मैंने ये गलत फैसला किया। इन लोगों का हिसाब नहीं होना चाहिए, एहतसाब नहीं होना चाहिए सियासतदानों का कि गलत फैसला करते हैं उसे पूरी अवाम भुगतती है। अवाम को महंगाई की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है, इन पर टैक्सों का बोझ पड़ता है। इनके जो टैक्सों के इनके लिए तो मसला नहीं है, ये तो सारे PM CM हाउस में रह रहे हैं और अपने मसले हल है, इनके खाने पीने के, अवाम इनके पैसे पे कर रही है, इनके अवाम टैक्सों के जरिए इनको दे रही है, और ये अपनी याशियां अपना पेट्रोल करें, अवाम पैदल फिर रहे हैं इस टाइम। ठीक है, रियाज का पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इंग्लैंड ने 22 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट मैच जीता है। हम सवाल ये रखेंगे, कौमी टीम मॉडर्न क्रिकेट कब खेलेगी? राय लेंगे ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड की जारहाना हिकमत अमली काम कर गई और पाकिस्तान को दिफाई रवैया ले डूबा। आज मैच के 5वें दिन के आखिरी सेशन में कौमी टीम को जीत के लिए 86 रन, जबकि इंग्लैंड को 5 विकेटें दरकार थी। लेकिन जो कौमी बैटर्स थे उन्होंने होम ग्राउंड और डेड विकेट पर दिफाई हिकमत अमली अपनाई, मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पूरी टीम 343 रन के ताक़ुब में 268 रन पर ढेर हो गई और यूं कौमी टीम 74 रन से पहला टेस्ट हार गई। अयाज से मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूंकि इंग्लैंड ने दिलेराना फैसला किया, जारहाना हिकमत अमली अपनाई, ये जो शाहीनों की परवाज़ में कोताही नज़र आई, ये आप किस तरह से इसको देखते हैं? और क्योंकि कप्तान बाबर आजम तो कहते हैं कि इंजरी फास्ट बॉलर की बहुत ज़्यादा है और इस वजह से भी मुश्किलात का सामना है, तो कौमी टीम मॉडर्न क्रिकेट कब खेलेगी? देखिए, यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं था किसी फास्ट बॉलर की इंजरी का। उसकी वजह ये कि बिल्कुल ये आज से 10 साल पहले ये टेस्ट हो रहा था, इवन 2-3 साल पहले भी हो रहा था, तो ये आराम से ड्रॉ आ जाना था। लेकिन वो देखिए कितना ब्रेव डिसीजन लिया बेन स्टोक्स ने। बिल्कुल सीधी पिच है और उस पर 343 रन का टारगेट देके उन्होंने कहा जी आओ बिस्मिल्लाह करो, कर लो, तुम्हारी होम ग्राउंड है। अब फैसला आपने करना होता है कि हमने क्या करना है। अगर आप अपने बैटिंग लाइनअप से ये कह के भेजते कि भाई नेशनल क्रिकेट खेलो, कोई प्रेशर नहीं लेना, बिल्कुल डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आप मार धाड़ शुरू कर दो जाके, नो, ये बिल्कुल नेशनल क्रिकेट खेल रहा होता ना हमारा हर बैट्समैन, आप यकीन करें ये टेस्ट आप आराम से जीत सकते थे, कोई इशू नहीं था। नो डाउट आखिरी दिन बॉल स्विंग हुई है, इसमें कोई नहीं। आपने होता ही है ना कि जब आपकी 2 विकेटें गिर जाती हैं, बाबर आजम आउट हो गया, उसके बाद आप शेल में चले गए कि यार अब शायद हमें मैच बचाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात अजहर अली, मैं बहुत मायूस हुआ हूँ अजहर अली से कि आपने यार कभी मैच जिताया ही नहीं है, आज बचा तो लेते, अगर वो एक स्टेज आ गई थी बचाने की, वैसे तो जीतने के लिए जाना चाहिए था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब तक अपनी अप्रोच नहीं बदलेगी, ये टेस्ट क्रिकेट वो नहीं है 90s वाली, ये 2022 की टेस्ट क्रिकेट है। इसमें किसी वक्त आपको T20 भी खेलनी पड़ती है, किसी वक्त वनडे के मोड में आना पड़ता है। इसलिए अब जब तक ये गियर चेंज करना नहीं सीखेंगे, आप इसी तरह ख्वार होते रहेंगे। जी आमिर साहब, सिंपल सी बात है, एक्सक्यूज बेशुमार हैं और हैं ना। हमारी क्रिकेट हो रही थी, हम तो सिर्फ T20 पे चले गए थे, टेस्ट मैचेस नहीं थे। यहाँ श्रीलंका की क्रिकेट पे दहशतगर्दी के हमले के बाद यहाँ क्रिकेट कब थी? शुक्र करें ग्राउंड्स में टीमें आने लग गई हैं, हार जीत तो होती है। हमारे पास एक टीम है, आप देखें इंग्लैंड के पास 2-2, 3-3 टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया यही कर रहा है, इवन इंडिया जा रहा है। आप हर फॉर्मेट में एक ही टीम को खिला रहे हैं, मजबूरी तो बनेगी, लोगों की तैयारियां हो रही हैं, वो देना चाहिए। उन्होंने अच्छा खेला, वो जीत गए, हमने मेहनत की, कोशिश की। ये मेरे ख्याल में जिस तरह की हमारी T20 की टीम थी, इन्होंने जितना कर दिया बहुत अच्छा कर दिया। किसी जमाने में आप देखें डेनिस लिली फैसलाबाद आया, वो कहता था यहाँ जो पिच बनाई गई हैं वो जनाब फास्ट बॉलरों का कब्रिस्तान है। हमारी तो हिस्ट्री इसी बात से भरी पड़ी है। ब्रिगेड साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। देखिए बात यह है कि लर्न से पुराना से सीखना चाहिए, मॉडर्न क्रिकेट सीखनी चाहिए, पैसिव सोच छोड़नी चाहिए। बाबर आजम को किसी हालत में भी रात शाम के वक्त उसको नहीं लाना चाहिए था, नाइट वॉच पे लाते और ताकि वो अगले दिन आके स्टेबलाइज करते। इसकी वजह कमजोरियां हैं, कोच मैनेजर की सोच ठीक नहीं है और इसके ऊपर मैं कंसीडर जरूर रिकंसिडर करेंगे कैसे करें। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। फैसल साहब, इलियास साहब, मेरे पास वक्त गया, आपसे माजरत। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। नाज़रीन फीडबैक दीजिएगा, ख्याल रखिए, अल्लाह।